हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के 5 वंश। काफ़ी अच्छा से, काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। वहीं अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश का उदय हुआ। अगर इन वंश के राजाओं की अगर बात किया जाए तो ऐसे ऐसे राजा हुए जो अपने दरबार में महिलाओं के सामने नग्न अवस्था में आ जाया करता था। भले ही उनके बदन पे कपड़े नहीं था, लेकिन सोते वक्त पैर में जूता पहन के जाता था। तो मैं काफ़ी जानदार शानदार तरीके से मैं आपको इन सारे वंश के बारे में बिल्कुल डिटेल बताऊंगा, वही प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले वंश जो थे वो थे गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश जो था इनका कार्यकाल रहा 1206 से 1290 तक यह वंश चला। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। किसने स्थापना किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पाकिस्तान के निशापुर बाज़ार से खरीद करके लाया था। और यह बच्चा काफ़ी तेज़ी से कुरान पढ़ लेता था। इसका नाम आगे चल के कुरान खां भी रखा गया। तो आप ये सब भी बात याद रख सकते हैं। मोहम्मद गोरी के समय में वह दिल्ली का गवर्नर था। और गोरी के समय में पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस पद पे था, तो वो दिल्ली के गवर्नर के पद पे था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी पूछेगा कहाँ बनाई थी, तो इन्होंने लाहौर बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। दोस्तों ये लाखों का दान किया करता था। क्या क्या करता था? लाखों का दान किया करता था। इसलिए इन्हें लाख बख्श के नाम से लाख बख्श के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है लाखों का दान देने वाला। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा, दोस्तों जो एक मस्जिद है, क्या है? पहले दोस्तों ये संस्कृत विद्यालय था। याद रख लीजिएगा, पहले क्या था? ये संस्कृत विद्यालय था। इनको तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद है, इनका निर्माण कराया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण भी दोस्तों इन्हीं ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से किया था। और इल्तुतमिश को दोस्तों हम लोग गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था चंद्रमा के दिन हुआ था, इसलिए इनको हम चंद्रमुखी भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने कराया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों इन्हीं का एक सनकी सेनापति जिनका नाम बख्तियार खिलजी हुआ करता था, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय। अच्छा, पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। दोस्तों जिस घोड़ा से ये गिर के गिरा उस घोड़ा का नाम था सुब्रक। क्या नाम था? सुब्रक था। इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसे पूछेगा कहाँ दफनाया गया था? दोस्तों इसे लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आगे चल के आराम शाह हुआ। क्या कौन हुआ? आराम शाह हुआ। और जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जड़ के युद्ध में कर दिया था और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इन्होंने इक्ता प्रणाली, याद रख लीजिएगा, इक्ता प्रणाली का शुरुआत पूछेगा किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वही बात करें तो दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तब आपको बताना है इल्तुतमिश। और ये गुलामों का गुलाम था, क्योंकि ये भी किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। तो इस प्रकार इसलिए उनको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। इन्होंने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी यानी तुर्कानी ए चहलगानी कहीं पे लिखा हुआ आता है के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश तुर्क था और ये तुर्क कास्ट का था। दोस्तों आगे चल के मैं आपको जब बलबन पढ़ाऊंगा तो बलबन के बारे में कहा जाता है कि यह लाशों की गद्दी बनाकर, लाशों की सीढ़ी बनाकर गद्दी पर बैठा। और बलबन ने गद्दी पर बैठते ही 40 गुलाम तुर्की लोगों का जो समूह था, जिसे हम लोग तुर्कान ए चहलगानी कहते थे, इनकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसलिए कहा जाता है कि बलबन गद्दी पर बैठने से पहले उन्होंने लाशों की सीढ़ियाँ बनाकर गद्दियाँ पर बैठी। चलिए नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरबी सिक्का जारी करने वाला सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश था। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों चांदी के सिक्का को दोस्तों टका,
तो इल्तुतमिश के काल में इन्होंने 2 सिक्का चलाया, याद रख लीजिएगा। जो चांदी का सिक्का जो हुआ करता था दोस्तों उसको टाका कहा जाता था, जो तांबे का सिक्का हुआ करता था उसको जीतल कहा जाता था। तो पूछा जाएगा कि टाका और जीतल क्या था, तो दोनों मुद्रा था जो किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। टाका किसका हुआ करता था, तांबे का, जबकि जीतल टाका, टाका चांदी का हुआ करता था और जीतल जो था वो तांबे के सिक्का हुआ करते थे। चलिए, इल्तुतमिश वह तुर्क था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद भी था। आगे चल के इन्होंने क्या किया, इन्हीं को अपना दामाद बना लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय यह बदायूं प्रदेश का गवर्नर हुआ करता था। यह अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ बन जाता है, अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बदलकर कौन लाया था, तो इल्तुतमिश लाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिन्होंने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पद की स्वीकृति ली और गद्दी पर बैठ गया। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। अब याद रख लीजिएगा, पहला मकबरा बनाने वाला जो दिल्ली के सुल्तान थे वो कौन थे, इल्तुतमिश थे। चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था। आप क्वेश्चन पूछेगा कि चंगेज खान भारत कब आया था, तो 1221 ईस्वी में। उस समय किस सुल्तान का कार्यकाल हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में, तो इल्तुतमिश का हुआ करता था। दोस्तों अगर बात करें चंगेज खान का, इसका वास्तविक नाम तैमूरचीन था। क्या था, तैमूरचीन था, ये बात याद रख लीजिएगा। और यह तैमूर का वंशज था बाबर। बाबर जो था इसी चंगेज खान का वंशज था, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। इन्होंने शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। उस समय यह एक नाम का ही सिर्फ शासक था। चलिए, तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और राजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में राज करने वाली प्रथम महिला शासक बन गई। कौन बन गई, राजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। राजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली दिल्ली सल्तनत में। वह पर्दा प्रथा का त्याग कर, उस समय क्या होता था, महिलाओं बुर्खा में पहन करके आया करती थी, तो पर्दे में हुआ करती थी, क्योंकि मुस्लिम धर्म में यह होता है। तो वह पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। और कहा जाता है कि कुआ और कलह पहन करके आती थी। कुआ क्या होता, लाल कलर का टोपी हुआ करता था। चलिए, राजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। दोस्तों जो कहा जाता है एक प्रकार का यह शायर था। राजिया की हत्या, राजिया बेगम की जो हत्या थी 1240 ईस्वी में हिंदू डाकुओं द्वारा कर दिया गया। वह प्रथम तुर्क महिला शासक थी और 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बन गया। नसरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। दोस्तों नसरुद्दीन महमूद के ही तरह अगर बात किया जाए औरंगजेब का, भले ही औरंगजेब कितना ही क्रूर था, लेकिन अपना जो था अपना जीवन चलाने के लिए वो टोपी सिया करता था। उनसे जो खर्च होता था उनका अपना शरीर पर भरण पोषण करता था। चलिए, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया और 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन इसका उत्तराधिकारी बन गया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने दिल्ली के मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। अच्छा याद रख लीजिएगा, इन्होंने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से किसने बचाया था, बलबन ने बचाया था। अच्छा, वो जो इल्तुतमिश 40 अमीर तुर्की लोगों का जो संगठन बनाया था, जिसको तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था, तो इनको क्या कर देता है, इनको पूरा तरीक़ा से ख़त्म कर देता है, इन 40 लोगों को मार देता है। तो बलबन ने 40 गुलाम के संगठन का विनाश कर दिया, जिसे तुर्कान ए चहलगान जो किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। पीछे मैं आपको बता के आया हूँ। बलबन ने सिजदा और पाबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन सिजदा और पाबोस, पूछेगा यह प्रथा किसने चलाया था, तो बलबन ने चलाया था। सिजदा होता है सर झुका करके, पाबोस होता है जो मुस्लिम धर्म में होता है इज्जत करना। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की थी। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। अब याद रख लीजिएगा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण नाम यहाँ आ गया, उल्गू खां। ये उलंग खां यहाँ लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे उल्गू खां लिखा हुआ रहता है, तो इनसे टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है। तो उल्गू खां जो था ये चंगेज खां का नाती था। किसका नाती था, चंगेज खां का नाती था। और यह जो था नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को दोस्तों
एक यहाँ उलंग खां है, एक है उलगू खां। मैं आगे बताऊंगा। ये चंगेज खां का नाती था, यहाँ उलंग खां है। तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलंग खां की उपाधि दी थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, जिसे हिंदुस्तान का तोता तूतिए ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तथा अमीर हसन रहते थे। तो अमीर खुसरो ये 8 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था, यह बात याद रख लीजिएगा। चलिए, बलबन ने अपनी शत्रुओं के विरुद्ध लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। अब क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में वह शासक जिन्होंने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, उसका नाम क्या था? तो बलबन था। बलबन की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। बलबन के बाद उसका पुत्र कैकूबाद शासक बना, जिसकी मृत्यु लकवा से हो गई। तो इनके पुत्र की मृत्यु कैकूबाद, जो बलबन के बाद शासक बना, इसकी मृत्यु कैसे होगी? लकवा से हो गई। इस प्रकार गुलाम वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। और इनकी हत्या कौन कर देता है? इनकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना कर दिया जाता है। चलिए, खिलजी वंश की स्थापना की अगर बात करें तो 1290 से 1320 के कार्यकाल तक माना जाता है। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में फिरोज खिलजी ने किया। इसने किलोखरी की महल अपनी राजधानी बनाया। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में इसके भतीजे तथा उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको हम लोग फिरोज खिलजी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो दामाद था वही था अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या किया था? इनकी हत्या कर दिया था। कहाँ पर? कड़ा दोस्तों एक मानिकपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का इलाका था, इलाहाबाद में कर दिया गया था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का अगर बचपन का नाम पूछा जाता था तो अली तथा गुरसाप था। क्या था बचपन का नाम? अली और गुरसाप था। इसे जनता का चरवाहा या युगों का विजेता या दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी के नाम से भी जाना जाता है। और चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। दोस्तों, अब मैं इसके बारे में जो बता रहा हूँ आप लोग बिल्कुल आँख कान ध्यान लगा करके सुनिए। अलाउद्दीन खिलजी का अगर बात किया जाए, अगर पूछेगा कि शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा, शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा या बाजार नियंत्रण प्रणाली या सैनिकों का हुलिया रजिस्टर या घोड़े पर दागने की प्रथा, या सैनिकों को नियमित वेतन देने की प्रथा, इन सारे प्रथाओं का जनक किसको माना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता था। तो अब मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यही सब बातें मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था कर दी और इसने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा पूछेगा, यह भी किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जिन्हें बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाता है, इनकी व्यवस्था किया। दोस्तों, अगर बाजार नियंत्रण प्रणाली की मैं बात बताऊंगा तो इनके दरबार में जो भी बच्चे हुआ करते थे, तो बहुत सारे बच्चे रहा करते थे। उन सबको दुकानदार के पास कोई न कोई सामान लाने के लिए भेज दिया करता था। तो दुकानदार क्या करता था? कम ही तोल देता था। तो क्या करता था? तो इन्होंने कहा था कि जो दुकानदार जितना कम तोलेगा, उनका शरीर से उतना ग्राम मांस काट करके निकाल करके ले करके आओ। तो इसलिए इसके दरबार में जो दुकानदार हुआ करता था, इनके कार्यकाल में जो दुकानदार था, कम नहीं ज़्यादा तौला करता था। तो आप ये बात याद रख सकते हैं। और बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों, इस प्रणाली के तहत इन्होंने कहा था चाहे सुई से छोटा या सुई से बड़ा कोई भी वस्तु होगा, सबका मूल्य बराबर होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजे टके सिर खाजा, मतलब सब कुछ आपको समान मूल्य में मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा तथा सीढ़ी का किला बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछेगा कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था और सीढ़ी का किला, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी का ही देन है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम मलिक कफूर था, जो हिंदू जाति का एक हिजड़ा था। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीद करके लाया गया था। मलिक कफूर ने उसकी दक्षिण की विजय की सफलता पूर्वक नेतृत्व किया था और उन्होंने ही कोहिनूर हुर्रा छीना था। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है घोड़े दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। अब घोड़े पर जो दागने की प्रथा मैं पीछे आपको बता करके आया हूँ, और सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, जो आजकल आप देखते हैं कि सैनिक का क्या होता है, हुलिया होता है, उन सब का रजिस्टर, सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक दोस्तों कौन हुआ करता था? राणा रतन सिंह, और इन्हीं की रानी हुआ करती थी रानी पद्मावती। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी, मैंने आपको बताया था पीछे ही
कि इन्होंने सिकंदर ईसानी या दूसरा सिकंदर या जनता का चरवाहा या युगों का विजेता या अकबर का पुरोगामी, इन सारे नामों से मैं इनको जानता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगलों ने 6 बार आक्रमण किया। कितनी बार ने? 6 बार किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। इसके बाद मुबारक खिलजी राजा बना और ये अपने दरबार में नग्न अवस्था में आ जाया करता था, स्त्रियों के सामने आ जाया करता था। भले ही इनके शरीर में वस्त्र हो या ना हो, लेकिन सोते वक्त जूता पहन के सोया करता था। ऐसा मंजर था इनके दरबार का। अब समझ सकते हैं उस वक्त दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था, उनका सारा कह सकते हैं कि उनका जो था सारा लाज शर्म सब खत्म हो चुका था। और इनको जब इस अवस्था में जब पब्लिक देखा तो इन्होंने लेडीज़ का भी कपड़ा पहन करके आ गया था। तो ये भी बात आपको याद रखना है। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आया करता था और तो कभी कभी नंगे ही आ जाया करता था। तो ये सब बात आपको याद रखना है। और मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में कर दिया। और मुबारक खिलजी की इस प्रकार हत्या हो जाती है और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा खुसरो खां और इनकी भी हत्या गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक कर देता है और भारत में तुगलक वंश का स्थापना कर देता है। अगर बात करें तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1398 तक रहा और तुगलक वंश भारत में 94 वर्ष तक राज किया। कितना वर्ष तक? इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दिन तक राज करने वाला वंश जो था कौन बन गया? तुगलक वंश बन गया, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। चलिए नेक्स्ट है 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो खां को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने 29 बार मंगोलों को आक्रमण को विफल कर दिया। दोस्तों कितना बार? 29 बार मंगोल के आक्रमण को इन्होंने दबा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। यह बात याद रख लीजिएगा, नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। अगर वही पूछेगा कि सर्वाधिक बाग बगीचे नहर बनाने वाला सुल्तान कौन था, तब आपका आंसर आएगा FST फिरोज शाह तुगलक। लेकिन पहला शासक यह पूछ रहा है तो आपको बताना है गयासुद्दीन तुगलक, और इन्हीं के बेटा हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। आगे मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की और इस नगर में रोम शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे 56 कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 कोट कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है। पूछेगा ये कौन कहता था, तो ये किसका कथन है? तो निजामुद्दीन औलिया का कथन है। और निजामुद्दीन औलिया का एक और कथन याद रख लीजिएगा। इसका कथन था कि अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने कहा था, अगर तुम मेरे घर पे अगर हमला करोगे तो मेरे घर में एक नहीं 10 दरवाजे हैं। तुम एक दरवाज़ा से हमला करेगा तो मैं दूसरी दरवाज़ा से बाहर निकल जाऊंगा। निजामुद्दीन औलिया इन्हीं का शिष्य हुआ करता था, आमिर खुसरो और मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली अभी दूर है, ये बात याद रख लीजिएगा। और ये बात क्यों बोला था मैं आपको बताता हूँ। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर होगी। दोस्तों जूना खां जो था मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था, ये बात याद रख लीजिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक इनका उत्तराधिकारी हुआ, इनका पुत्र हुआ जो आगे चल के गद्दी पर बैठा और निजामुद्दीन औलिया के सपोर्ट से ये राजा बनता है। ये बात आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया था? लकड़ी का एक महल बनवाया था अपने पापा के जन्मदिन पर इसको गिफ्ट करने के लिए। जैसे ही इनके पापा उस महल में जाकर के प्रवेश करता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसके बाद जूना खां, जिनको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इसको इस नाम से हम जानते हैं। और आगे चलते हैं। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था, लेकिन फिर भी दोस्तों इसको हम कई नामों से जानते हैं। असफलताओं का बादशाह, किस नाम से जानते हैं? असफलताओं का बादशाह और विद्वान मूर्ख और इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं। और ये सबसे शिक्षित भी था। स्वप्नशील बादशाह और रक्त पिपासु सुल्तान, इन सारे नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और पागल बादशाह भी कहते हैं। तो ये सब भी बात आपको याद रखना है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। फिर भी इसका किस्मत ही खराब था, ऐसा कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है, या सनकी सुल्तान, या असफलताओं का बादशाह, इन सारे नामों से इनको जाना जाता है। उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। इसने कृषि के विकास के लिए
आमिर ए कोही, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, इन्होंने कृषि के विकास के लिए आमिर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया। कहाँ बनाया? दिल्ली से देवगिरी को बनाया और उसका नाम दौलताबाद रखा। क्या रखा था? दौलताबाद रखा। वह फिर से 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली ले आया। दोस्तों, जब ये दौलताबाद जब वो जा रहा था तो उन्होंने अपने सारे सैनिकों और वहाँ के रहने वाले समस्त नागरिकों को कहा था कि दिल्ली को खाली कर दिया जाए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम अपनी राजधानी, क्योंकि दिल्ली कहा जाता है संभवतः उस वक्त अकाल आ गया था, जिसके कारण इन्होंने दौलताबाद जाने का फैसला लिया और सब कोई को आदेश दिया कि दिल्ली खाली कर दे। और दिल्ली जब सब कोई खाली कर दिया तो कहा जाता है कि एक अंधा और एक लंगड़ा बच गया था। आगे चल के बाद कहा जाता है जब सुल्तान ने 3-4-5 दिन बाद दिल्ली का दौरा किया तो उनको पता चला कि एक अंधा और एक लंगड़ा इनको मिला था और अंधा और लंगड़ा को बांध के घिसिया के ले गया था अपने घोड़े में। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। कुछ अच्छी बातें भी थी तो उन सारे बात मैंने आपको बताया। अच्छा, मैं आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं बताता हूँ। इनको दोस्तों असफलताओं का बादशाह इसलिए कहा जाता है, इन्होंने जो भी काम किया आज तक कभी सफल नहीं हुआ। और जैसे इन्होंने सांकेतिक मुद्रा, मतलब मुद्रा पर कुछ लिख करके डाल दिया तो वो ही हो जाता था। जैसे कोई कागज़ का अगर कोई चीज़ ले लिए, अगर इस पर अगर हम 10 लिख दिए और अपना नाम लिख दिए तो ये चल गया। तो ऐसे फिल्मों में जो हम देखा करते थे तो लोगों ने क्या किया, खूब इसी प्रकार से सांकेतिक मुद्रा का और ज़्यादा अपने से खुद बना लिया, जिसके बाद में कहा जाता है कि इसमें भी वो असफलता ही इनको हासिल हुआ। और कहा इसका देखिए नसीब इतना बुरा था, अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने देखकर यह प्रेरणा लिया था कि गंगा और एक होता है दोआब क्षेत्र, क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि, तो वहाँ पर जो फसल होगा काफ़ी अच्छा हुआ करता था। तो गंगा वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर इन्होंने दोआब कर लगाया, लेकिन देखिए नसीब देखिए इसका, कहा जाता है कि गंगा नदी भी सूख गई इसके काल में। और चलिए मैं आपको बताता हूँ। इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया था, ये बात आपको याद रखना है। और यह किसके दरबार में आया था? तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। और इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखा। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रेहला था। आप ये बात याद रखना है दोस्तों। यहीं से इन्होंने एक बात आपको याद रखना है कि इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता इसके बाद में यहाँ से यात्रा करते क्यों ये चला गया था विजयनगर। कहाँ चला गया था? विजयनगर साम्राज्य भी गया था। आपको यह बात याद रखना है क्योंकि तुगलक वंश के समय में ही विजयनगर वंश का उदय हो चुका था। चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1391 ईस्वी में सिंध के थट्टा में हो गया था। कहाँ हो गया था? 1391 ईस्वी में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन यानी कि अभी भी का शिष्य था। और इन्हीं का शिष्य और कौन हुआ करता था? आमिर खुसरो हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट है, 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना और जो इनके चचेरे भाई थे, कौन थे? इनका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1391 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। उसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया और कहा जाता है कि यहाँ से इन्होंने 1300 ग्रंथ को लूटा। कितना? 1300 ग्रंथ को लूटा और कई ग्रंथों में इन्होंने आग लगा दिया। उड़ीसा के जाजनगर में पड़ता था और इन्होंने आग लगा दिया और इन्होंने और कई सारे ग्रंथ का इन्होंने क्या किया? फारसी में अनुवाद करवाया, जिन्हीं में से दोस्तों था महाभारत और रामायण। आपने नाम सुना होगा इन बुकों का। इनका फारसी में अनुवाद दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में कौन किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। दोस्तों जो जजिया कर हुआ करता था, आप तो इनसे परिचित ही है। जो सबसे पहले दोस्तों अगर अरबी मुसलमान का बात किया जाए तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसका परिचय करवाया था। और जजिया कर जो था औरंगजेब ने भी लेना स्टार्ट कर दिया, जबकि अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था। लेकिन जजिया कर जो था दोस्तों एक नियम था कि कोई भी ब्राह्मण नहीं दे सकता है, कोई भी अपंग नहीं दे सकता है, और जो शरीर से मतलब लाचार है तो ऐसे व्यक्ति जजिया कर नहीं दिया करता था, केवल हिंदू दिया करता था, जिसको दोस्तों जिम्मी कहा करता था। ये फिरोज शाह जो था हिंदुओं को क्या कहता था? जिम्मी कहा जाता था। तो जजिया किससे लिया जाता था? तो जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मी का अर्थ दोस्तों क्या होता है? हिंदू होता है। तो इन्होंने पूछेगा कि ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया तो ऐसा कौन सा सुल्तान था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक।
और फिरोज शाह तुगलक को हम लोग अकबर का पुरोगामी के नाम से हम लोग जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा फतेहाबाद जैसे 3 नगर की स्थापना किया। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत कर दी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक था। फिरोज शाह इसके दरबार में कहा जाता था जो दास हुआ करता था नौकर 1,80,000 हुआ करता था और इनका हाथ पैर दबाया करता था। अब सोचिए अगर 1,80,000 मिल करके इनका गला दबा देता तो कितना अच्छा होता। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 200 बाग लगवाए। सर्वाधिक बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान अगर पूछे तो आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट है, मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लेकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित कर दिया। और हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित कर दिया। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। मैंने बताया नहर बाग बगीचा ये सब बनाने वाला सुल्तान कौन था, यही था। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही जो इसके द्वारा खुद लिखा गया था वो होता है दोस्तों आत्मकथा, और जिसका क्या नाम था, फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इस वंश का अंतिम शासक दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था और तैमूर लंग जिसको हम लोग तैमूर के नाम से जानते हैं, और इन्होंने भारत पर आक्रमण दोस्तों 1398 ईस्वी में किया था। ये बात आपको याद रखना है। तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में आक्रमण किया था, यह बात याद रख लीजिएगा। और तैमूर के बारे में कहा जाता है भले ही ये पैरों से लंगड़ा हुआ करता था लेकिन इसकी लंगड़ापन जो था इनका कभी भी कमजोरी नहीं बना। इनको जो था लोगों का गर्दन काट कर मीनार बनाने का शौक था और बड़ा ही इनको आनंद आता था ऐसा करने में, ऐसा कहा जाता है। चलिए जो हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग दोस्तों सैयद वंश का अगर चर्चा कर लेते हैं। अब हम सैयद वंश का बात करें तो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खां ने किया था। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि को धारण किया। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था, ये भी बात याद रखना है। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था, यह बात आपको याद रखना है। और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान पूछेगा कौन था तो अलाउद्दीन आलम शाह था। इस वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज्र खां के पुत्र ने किया था। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चला और इसके बाद दोस्तों लोधी वंश का कार्यकाल शुरू हो जाता है। और इस लोधी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है दोस्तों इब्राहिम लोधी का कार्यकाल आ जाता है। दोस्तों इब्राहिम लोधी ये वही व्यक्ति है जिसके काल में मुगल का एंट्री होता है। मैं आपको बताऊंगा लोधी वंश का अगर बात करें तो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। और लोधी वंश की स्थापना पूछे किसने किया था तो बहलोल लोधी ने किया था। बहलोल लोधी चलिए वह 1491 ईस्वी में गाजी की उपाधि के साथ साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो गाजी की उपाधि को धारण किया था। औरंगजेब भी गाजी का उपाधि को धारण किया था, आपको ये बात याद रखना है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना दोस्तों बहलोल लोधी के द्वारा ही किया गया था। बहलोल लोधी का पुत्र दोस्तों निजाम खां हुआ करता था जिनको हम लोग सिकंदर लोधी के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। गुलरुखी शीर्षक को फारसी कविताओं लिखने वाला पहला सुल्तान दोस्तों कौन था तो यही सिकंदर लोधी था। सिकंदर ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया। गज ए सिकंदरी पैमाना जैसे सिरसा सूड़ी के कार में हुआ करता था। गज ए सिकंदरी पैमाना मतलब जिसको हम सन की डंडी बोलते थे और भूमि को मापने वाला हुआ करता था, तो वो सातसूड़ी के काल में भी था। चलिए नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, ये बात आपको याद रखना है। इन्होंने दोस्तों आगरा शहर को बसाया था, आपको ये भी बात याद रखना है। वह दाढ़ी नहीं रखता था क्योंकि मुस्लिम में यह प्रथा होता है, यह नियम होता है कि वह दाढ़ी को रखे और वह दाढ़ी नहीं रखता था। इसकी जो मृत्यु दोस्तों हो जाती है गले के बीमारी के कारण। सिकंदर लोधी की मृत्यु दोस्तों 1517 में हो जाती है और इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम लोधी राजगद्दी पर बैठ जाता है। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का यानी लोधी वंश का दोस्तों दिल्ली सल्तनत छोड़िए लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। और इब्राहिम लोधी का सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों राणा सांगा हुआ करता था और राणा सांगा ने कई बार इसको हराया था। लेकिन दोस्तों इब्राहिम लोधी किससे हारा था? ये बाबर से हारता है। आपको पता है कि इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों बाबर यानी कि मुगलों का आगमन हो जाता है और बाबर जब आगमन करता है तो उस समय इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक रहता है। और इन दोनों के बीच में दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध हो जाता है। इसी युद्ध को दोस्तों हम लोग पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में
इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। वह एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। आप ये बात याद रखना है। बाबर ने पानीपत के युद्ध को जीतने के लिए तुलगमा युद्ध नीति का सहारा लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के राजा दौलत खां लोदी, जो इब्राहिम लोदी के चाचा हुआ करते थे, और आलम खां ने बुलाया था। और इन्होंने दौलत खां लोदी ने जाकर के राणा सांगा को भी कहा था कि बाबर को बुलाइए। तो इन सब मिलकर के बाबर को भारत बुलाता है। लेकिन बाबर का जो है मंसूबा रहता है कि उसको भारत में राज करना है। तो राणा सांगा सोचा था कि ये आएगा और इब्राहिम लोदी को मारेगा और यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जो ही राणा सांगा को बाबर की सच्चाई का पता चलता है तो उन्होंने पानीपत की युद्ध से अपनी सेना को वापस निकाल लिया था। इसके बाद दोस्तों खारवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, क्योंकि यही तो सेना को निकाला था। तो बाबर के द्वारा टोटल 4 युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों मैं मुगल वंश अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा या फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस प्रकार मैंने अभी आपको दिल्ली सल्तनत के में उदय इन 5 वर्षों की जानकारी दिया। और जितना हो सके दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का। तो आप याद रख लीजिएगा, गुलाब खिलाओ तुम सेंट लो। दोस्तों गुलाब खिलाओ तुम सेंट लो। तो गुलाब से याद रख लीजिएगा सबसे पहले गुलाम वंश हुआ, खिलाओ से उसके बाद में खिलजी वंश हुआ, और तुम से याद रख लेना है तुगलक वंश हुआ, तुम सेंट से याद रखना सैयद वंश हुआ, लो से दोस्तों लोधी वंश हुआ। इस प्रकार 5 वंश का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दबा करके लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।